मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्डो लियोपार्ड के कोट के साथ। एल्डो कहते हैं कंजर्वेशन इज अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन मैन एंड लैंड। देखो, बहुत ही ये हमारा रिलेवेंट कोट है हमारे एनवायरनमेंट वाले टॉपिक के लिए। हमारे एनवायरनमेंट वाले टॉपिक के लिए हम बेसिकली समझते क्या है, कंजर्वेशन क्या है। हम क्या समझते हैं, कंजर्वेशन है कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कंजर्वेशन है। लेकिन जो ट्रू सेंस होता है कंजर्वेशन का, वो क्या कि जब ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ सोशल हार्मनी में रह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। ह्यूमंस जो है अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन के लिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी एलडीओ लियोपार्ड की डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कोई बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह जो है स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है कंजर्वेशन के लिए। अगर हम अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, सोशल हार्मनी के साथ जो है, रिस्पेक्टफुल रिलेशन के साथ ह्यूमन और लैंड अगर रहे, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। और यही कुछ मतलब है हमारे एल्डो लियोपार्ड का, कंजर्वेशन इज अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन मैन एंड लैंड। तो काफ़ी हद तक ये जो हमारा कोट है, आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और जो एनवायरनमेंट है वो हमारे CAPF एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आज जो हम डेली डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, तो इसके अंदर हमारे जो CAPF एग्जाम के अंदर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्डर पॉइंट्स भी प्रोवाइड कराएगा। वेटलैंड से आ गया तो डायरेक्ट यही जो है आप एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो भी इसके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी अदर जो एसेज है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, जैसे जैसे नई नई डायमेंशन, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे पहले दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले दिन से हमारी डिस्कशन को सुन रहे हैं, तो उनको उनका जो नॉलेज का लेवल है वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होगा, इतना मैं श्योर हूँ। तो इसी के उद्देश्य के साथ आगे चलते हैं, एक और जो डायमेंशन है वो अपनी नॉलेज में ऐड करते हैं, वेटलैंड्स। तो देखो, अभी हुआ क्या, हाल ही में जो हमारा मेघालय हाई कोर्ट ने, उसने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया कि जो वेटलैंड्स है उनको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वेटलैंड्स जो है कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहे हैं। तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमारे मेघालय हाई कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक जो है PLIL जो है खुद ही दायर कर दी है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे 1900 से देखें, सिंस 1900 से देखें, तो हमारे यहाँ पे 50% जो वेटलैंड्स हैं, 50% जो वेटलैंड्स है वो हम खो चुके हैं। 50% वेटलैंड्स हम खो चुके हैं। और वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर, यहाँ अर्थ बता रखा है, 6% जो हमारा अर्थ सर्वेस है, सिर्फ वहाँ पे वेटलैंड्स हैं। और ये जो वेटलैंड्स हैं, ये ग्लोबली जो है हमें 40% जो है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब कई बच्चों को नहीं पता होगा इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है, तो इसका भी देख लो, पेपर 1 के अंदर आ जाएगा, तो वहां पे भी आप टिक कर सकते हो। UPSC के अंदर आ रखा है, CSC के अंदर। तो देखो, जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती है वो क्या होता है। देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है वो सब चीज़ें इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। जैसे सबसे पहले फूड हो गया, आप सभी को पता है कि जो हमारे वेटलैंड्स है, जो हमारे खेत के मैदान, जो हमारे धान के जो खेत हैं वो भी वेटलैंड्स के अंदर आते हैं। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा वेटलैंड्स की क्या डेफिनेशन होती है। फूड हो गया, रिसोर्सेज हो गया, जो भी हमारी वेटलैंड्स प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या आता है, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर। जो भी हमारा एनवायरनमेंट हमें खाने से रिलेटेड चीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारी, जैसे आप देखेंगे कि हम फ्रेश एयर लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन से लेते हैं। जो ये ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस क्रिएट करना होता है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये भी हमारा जो है इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो ये भी इकोसिस्टम की सर्विसेज में आता है। फिल्ट्रेशन, आप सभी को पता है कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, आप अगर नहीं पता होगा तो मैं दिखाऊंगा इसको भी। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेटलैंड है, इसके अंदर कोलकाता का जो डायरेक्टली जो नाले का पानी है वो आता है, लेकिन फिर भी ये जो वेटलैंड है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, यहाँ पे जो है उसके अंदर, पानी के अंदर जो नालियों का पानी उसके अंदर मिलता है, उसके अंदर मछलियाँ तैर रही हैं और बहुत ही ग्रीनरी है। तो ये एक तरह से वंडर है कि ये जो हमारा जो सारा वेस्ट है उसको कैसे फिल्टर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती है सॉरी, हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आती है। इसके बाद जो भी हमारा चाहे कल्चरल इवेंट हो गया, जैसे आप सभी को पता है महाकुंभ हुआ था, ये भी किस में आता है, हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में आती है, क्योंकि एनवायरनमेंट का पार्ट है वो भी ना, ठीक है। उसके बाद हमारा रिक्रिएशनल सर्विसेज आ गई, जैसे कि आप जाते हैं टूरिस्ट वगैरह पे, अंडमान निकोबार घूमने चले गए, गोवा पे बीच पे बैठे हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो भी एक तरह से वेटलैंड है। मैं बताऊंगा क्या डेफिनेशन होती है। तो ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा है हमारा इकोसिस्टम, ये क्या चीज़ होती है, इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है।
अब मैं बताऊं आपको कि जो वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है। देखो वेटलैंड इंटरनेशनल बताता है अपनी ही वेबसाइट पे कि जहां पे वेटलैंड्स ऑकर व्हाट आर वेटलैंड, वेटलैंड होते क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो मैं बताता हूँ वेटलैंड्स। एक जगह मैंने पढ़ाया था यूपीएससी की कोचिंग पे, तो वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने पूछा कि तुम बताओ वेटलैंड्स क्या होते हैं, तो उसे वेटलैंड की डेफिनेशन नहीं पता। तो बहुत सिंपल है, जहां पानी जो है लैंड से मिले वही वेटलैंड है, जहां पे कीचड़ हो वही वेटलैंड है। यही जो डेफिनेशन है यहाँ पे दे रखी है, वेटलैंड्स ऑकर वेयर एवर वाटर मीट्स लैंड। तो जो आपका खेतों, जो हमारे गांव में रहते होंगे बच्चे, तो उनके घरों के पीछे तालाब वगैरह होगा, वेटलैंड है, ठीक है। तो जहां पानी मिट्टी से मिले वही क्या है, वेटलैंड है। तो ये हमारे जो वेटलैंड है हमें 40.6% जो है ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है अवेयरनेस के लिए बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड डे भी जो है 2 फरवरी को आता है। रामसर कन्वेंशन उस दिन हुई थी। रामसर कन्वेंशन का जो रिलेशन है वो भी वेटलैंड के प्रोटेक्शन से है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जो रामसर कन्वेंशन है इंडिया ने साइन कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रामसर है वो इंडिया को जो है फंड वगैरह देते हैं या फिर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने साइन कर रखी है और रामसर जस्ट इतना कहता है यूज इट वाइसली। तो ये जो यूज इट वाइसली वाली होती है, ये क्या है, यही है रामसर कन्वेंशन की भैया ये पर्टिकुलर जो वेटलैंड है ये रामसर में आ चुका है, अब इसको थोड़ा सा ढंग से यूज करो, बस यही रामसर प्रोवाइड कराता है। यूपीएससी का क्वेश्चन था, सिर्फ इसने इतनी डेफिनेशन से जितनी मैंने आपको बताई है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद इसके प्रोटेक्शन के लिए एक थीम भी है, 2023 की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे वेटलैंड से रिलेटेड है। और आप सभी को पता है हमारा जो वेटलैंड है वो खतरे में है। यहाँ पे जो वेटलैंड एक्सटेंट ट्रेंड है इंडेक्स जो है बेसिकली ये भी इसी चीज़ को कहता है कि ग्लोबली जो है पर ईयर -0.78% जो है डिग्रेड हो रहे हैं हमारे वेटलैंड्स। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिग्रेड होता है, उससे 3 गुनी स्पीड से जो है हमारे वेटलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं। और आपने देखा हमारे वेटलैंड्स की जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 81% हमारे जो इनलैंड वेटलैंड स्पीशीज हैं और 36% जो हमारी कोस्टल मरीन और कोस्टल स्पीशीज है वो भी 1970 से जो है डिक्लाइन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेटलैंड्स है ये इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने हीट वेव का देखा था। तो जो हीट वेव है, शहरों में हीट वेव का इफेक्ट अगर रोकना है तो वेटलैंड्स क्रिएट कर दो। आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे भी आप देखते होंगे तालाब झील वगैरह जो शहरों में होती है, जैसे जू वगैरह होते हैं, वो क्या है आर्टिफिशियल वेटलैंड्स है। तो वो क्या होता है हीट वेव का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे वेटलैंड्स की। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस तो और हमें समझने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी बता रखा है। और जिन्होंने हमारा क्लाइमेट चेंज का अगर लेक्चर देखा होगा हमारे अभ्यास लेखन के अंदर, तो उनको पता होगा कि भाई चैलेंजेस क्या क्या है। वही एनवायरनमेंट को जो चैलेंज है वही वेटलैंड को है। अर्बनाइजेशन, आप सभी को पता है कितनी तेजी से जो है शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। जो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं, एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे परसेंटेज भी बता रखा है कि अभी जो है 31% कुछ हो गई, हमारा नीति आयोग कहता है, और 40% हो जाएगी, ये भी हमारा नीति आयोग कहता है। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि हमें रहने के लिए शहर चाहिए, शहर को बसाने के लिए हमें जो है जंगलों को काटना पड़ेगा। तो वेटलैंड भी कहीं ना कहीं उससे खत्म हो रहे हैं। वेटलैंड के ऊपर भी जो है स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता क्या है, वो डायरेक्टली जो अपना जो कीचड़ है, जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो वेटलैंड के अंदर बहा देते हैं। और वेटलैंड क्या होता है, काई जम जाती है। हमने यूट्रिफिकेशन देखा था, याद होगा यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, अगर नहीं याद है तो मैं चलो दिखा देता हूँ। देखो यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन देखो उसके अंदर क्या होता है कि हम अगर डायरेक्टली जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमारे वेटलैंड्स के अंदर बहा देते हैं, तालाब बेसिकली वेटलैंड्स हो गया, तो होता क्या है, ऐसी हरी हरी काइयाँ जमा हो जाती है। आपको याद होगा, मैंने दिखाया भी था, अगर जिन बच्चों ने क्लासेस ली होगी, नहीं ली होगी तो ये देखो ये होता है हमारा यूट्रिफिकेशन, हरी हरी काई जमा हो जाती है। तो ये जो हरी हरी काई होती है धीरे धीरे क्या करती है, ये हमारा जो तालाब होता है उसको डेड कर देती है। जब वो तालाब डेड हो जाता है उसके बाद उसमें वेस्ट वगैरह डालने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, वेटलैंड हमारा खत्म हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं रीजन है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई ये भी कहीं ना कहीं रीजन है, और क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं रीजन है। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं और ये सारे जो है चैलेंजेस है जो हमारे वेटलैंड को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, इसके लिए एफर्ट भी हो रहे हैं ग्लोबल लेवल के। तो रामसर जो COP14 हुई थी, ये UNFCCC की COP नहीं है, ये रामसर वाली COP है।
तो ये जो रामसर की कॉप हुई थी उसके अंदर बोला था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो वेटलैंड का जो कंजर्वेशन है उसको जो ग्लोबल लेवल के एनवायरमेंटल इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे एसडीजी चल रहा है, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, जैसे ये वाला हो गया, इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देना चाहिए, तो वेटलैंड्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो आपको पता होगा एसडीजी हो गया, एसडीजी का 13 और 14 जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड है, अंडरग्राउंड वाटर वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं एसडीजी से अगर कनेक्ट कर दे तो एसडीजी के हमारे गोल है वो भी 2030 तक पूरे हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज से भी हम निपट लेंगे, प्लस हमारा जो वेटलैंड है वो भी सुरक्षित हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। और ये कितना वाइटल होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हमने देखा था इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें भी इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आती है। जैसे हमारा वाटर मैनेजमेंट हो गया, ग्राउंड वाटर को रिफिलिंग का काम करता है। वेटलैंड कैसे काम करता है, देखो वेटलैंड, पहले तो देखो वेटलैंड क्या होता है। ये यहाँ पे ग्लोबल, ये जो हमारा दे रखा है वेटलैंड इंटरनेशनल, ये सारे क्या है, ये हमारे वेटलैंड है। सुंदरवन हमारा वेटलैंड है, ठीक है। तो ये वेटलैंड बेसिकली क्या करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, पानी जो है धरती से मिल रहा है, पानी जो है लैंड से मिल रहा है, उसी को वेटलैंड कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, रिजर्वॉयर है, हमारा जो एक्वाफायर है, हमारा जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है, उसको कहीं ना कहीं रीफिलिंग का काम करता है, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिट लैंड हो गया, ये सारे क्या है वेटलैंड की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ये जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा वाइटल है और ये वेटलैंड प्रोवाइड कराते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या हीट वेव को मिटिगेट कर रहा है, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ है जो हमारा अर्बन एरियाज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज कंटिन्यू प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो ये चैलेंजेस थे, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्या वेटलैंड्स के हाल चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इंडिया में देखें तो यहाँ पे बता रखा है, इंडिया के अंदर, इंडिया आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमने जो है रामसर कन्वेंशन जो है साइन कर रखी है। इसके अंदर 2023 तक एडिटोरियल में बोल रखा है 75 है, अभी 89 हो चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है टोटल आज की डेट में मैं बता रहा हूँ 89 जो रामसर है हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स है इंडिया के अंदर। और ये जो वेटलैंड्स है ये टोटल मिला के 8% है टोटल वेटलैंड्स का। हमारे यहाँ पे जितने वेटलैंड्स है उसका 8% वेटलैंड्स हमारे रामसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स तो बहुत सारे, आपके घर के पीछे का गाँव में जो लोग रहते होंगे उनके घर के पीछे का जो तालाब है वो भी वेटलैंड में आता है, लेकिन रामसर में नहीं आता। तो जो टोटल रामसर कन्वेंशन के अंदर आते हैं वो 8% है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है, तो मतलब इंपॉर्टेंस तो है भाई, रामसर की भी हमारे लिए 8% वेटलैंड्स को कवर करता है। हमारा लोकटाक हो गया, ये क्या है, हमारा जो है रामसर कन्वेंशन वाली जो है वेटलैंड है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है, देखो आर्टिफिशियल नेचुरल होती है, मैंने बताया था। तो जितने नेचुरल वेटलैंड्स है वो 66.6% है और बाकी सारे आर्टिफिशियल हो गए। और इसके अंदर भी इनलैंड हो गए, कोस्टल एरिया वाले हो गए। तो हमारे यहाँ पे इनलैंड ज़्यादा है, कोस्टल वाले कम है वेटलैंड्स। ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में दे सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑल तो हम जो है पेपर 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं ये वाला एडिटोरियल, लेकिन पेपर 1 भी कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे यही यहाँ पे बता रखा है, देखो नेशनल वेटलैंड डेकेडियल चेंज एटलस है, ठीक है। यहाँ पे भी बता रखा है कि जो वेटलैंड्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। हमने ऑल तो खूब सारी रिपोर्ट देखी थी, उसमें ये बता रखा है। तो सारी जगह जो है एक चीज़ ही हमें कहीं ना कहीं जो है नोटिस में आती है कि हमारे यहाँ पे जो है वेटलैंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब अर्बन वेटलैंड्स कितना लॉस हो रहा है, देखो मुंबई के अंदर, ईस्ट कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर जो है सारी जगह जो है 71%, 36%, 85% जो है डिक्लाइन हो रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न हमने ऑलरेडी देख लिया, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इन वेटलैंड्स को हम प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि इनकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमने देख लिया था, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, देखो यहाँ पे यही बता रखा है, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच जो है अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। होलिस्टिक अप्रोच कैसे, कि पहले तो सबसे देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस देखिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये कार्बन सिंक भी है, इकोसिस्टम सर्विसेज का एक पार्ट है कार्बन सिंक। मैंने बताया था CO2 और O2 क्या चीज़ है, वो कार्बन सिंक ही तो है। तो वो क्या चीज़ है, कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का भी काम करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, टूरिस्ट आ रहे हैं ना, तो पैसे तो आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड कराते हैं, सोशल बेनिफिट भी, फिजिकल बेनिफिट भी, सारे बेनिफिट है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, वेटलैंड्स को सिर्फ वेटलैंड के नज़रिए से नहीं। तो इस तरह से हम जो है अपने जो इकोसिस्टम है हमारा वेटलैंड से, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल तो यहाँ पे एडिटोरियल में साफ साफ बताया नहीं है कि कैसे करना है। कैसे करना है, देखो साफ सीधी बात है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो एफर्ट है UNFCCC वाले,
क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस को एमिशन से रिलेटेड है ना ये वाला, तो इसके अंदर भी जो है वेटलैंड को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। प्लस हमारे जो इंटरनेशनल टारगेट है SDGs जैसे हो गया, इनको भी कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। तो ये दोनों करेंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे तो वेटलैंड्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाँ लाइमलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जब इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा तो नेशनल लेवल के एफर्ट हमें करने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वेटलैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, एनवायरमेंटल एक्ट है, तो उसके थ्रू जो है, और जो हमारे सोशल अवेयरनेस हो गया, हमारे NGOs वगैरह हो गया, ये सारे जो है, और जैसे रामसर वगैरह हो गया, तो ये सारे मिलके जो है हम इस वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इमेंस है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो था अच्छा, ये एक तरह से एडिटोरियल था, काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक था काफ़ी सारे टॉपिक्स के साथ। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब पेपर 2 के लिए एक टास्क है, आज सैटरडे है, इसको करना ज़रूर, आज तक नहीं करा है तो लिखना चालू करो, क्योंकि लिखे बिना तो होगा नहीं। अभी फॉर्म भी निकलने वाले हैं, तो अब थोड़ा सा कमर को कस लो, क्योंकि अब तक नहीं किया है तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो लिखना चालू करो। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आइबेक्स ब्रिगेड। अभी बेसिकली हुआ क्या है, देखो अभी कुछ एवलांचे ग्लेशियर जो एवलांच है वो हिट कर गया हमारे BRO प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के अंदर। तो हमारी जो आइबेक्स ब्रिगेड है वो वहाँ पे आई और उन्होंने जो है थोड़ा सा सेव करा। अभी भी जो है काफ़ी हमारे जो जवान है वो सर्च ऑपरेशन बेसिकली चल रहा है, देखा जाए तो यही यहाँ पे बता रखा है। आइबेक्स ब्रिगेड डिप्लॉयड 7 ऑफिसर 17 JCO 150 पर्सनल ट्रेंड हिमालयन रेस्क्यू। तो आइबेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, तो इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। तो देखो आइबेक्स ब्रिगेड बेसिकली जो हमारी आर्मी की एक यूनिट है, इंडियन आर्मी की एक यूनिट है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। आइबेक्स वाली जो ब्रिगेड है ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, वॉरफेयर हो गया, ठीक है, चाइना के लिए स्पेशली, वहां के लिए ये जो आइबेक्स ब्रिगेड है ये बनाई गई है। किसका पार्ट है? इंडियन आर्मी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, बाकी जो सारी चीज़ है वो नॉर्मल है, कोल्ड वेदर कंडीशन में हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव कर लेगी, माउंटेन पे चढ़ जाएगी फिर उतर जाएगी, वो सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। आइबेक्स हो गया, ब्रिगेड हो गया और ये एवलांचे हो गया, तो ये सारी चीज़ तो हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे है। मेन चीज़ क्या है, किसका पार्ट है? आइबेक्स आर्मी का पार्ट है, पैरामिलिट्री का पार्ट नहीं है। और जो माउंटेन वगैरह एरिया के लिए रेस्क्यू हो गया, वॉरफेयर हो गया, उससे रिलेटेड इसको प्रिपेयर करा गया था। अब ये जो आइबेक्स है वो नाम कहाँ से मोटिवेट हुआ है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? माउंटेन आइबेक्स, ठीक है। इसी के नाम पे जो है ये बनाई गई है। और आपको पता है कि हमारा जो ये CAPF एग्जाम है, ये कैसा एग्जाम है कि न्यूज़ में कुछ आता है और पेपर में कुछ आता है, तो ये इंटरलिंकिंग जो है जो हमें शुरू से ही करनी पड़ेगी। हिमालयन आइबेक्स टैंगोर जिसे कहते हैं, इसका IUCN स्टेटस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। इसका अगर देखें हिमालयन आइबेक्स है तो हिमालय में ही पाया जाएगा। लीस्ट कंसर्न है, मतलब ना तो ये वल्नरेबल है, ना ये थ्रेटन है, ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये क्या चीज़ है? लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जनसंख्या है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा याद रखना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, इसको आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑरोविले द यूनिवर्सल टाउनशिप। कहाँ पे है ये टाउनशिप? देखो फोटो आई थी फ्रंट पेज के ऊपर, मैक्सिमम बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है मैं बताता हूँ। देखो इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, पौंडुचेरी के अंदर है, ठीक है। पौंडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिवर्सल टाउनशिप है ये, बेसिकली 1968 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, फरवरी 28 1968 के अंदर। फाउंडर कौन है? फाउंडर है इसके मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा मदर कहते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर है श्री अरविंदो की, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ न्यूज़पेपर में दे नहीं रखी थी, ये चीज़ थोड़ा सा मैंने अपना रिसर्च करके निकाली है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही। मीरा अल्फांसा ने फाउंड किया है अरिविलो यूनिवर्सल टाउनशिप। मतलब क्या है इस टाउनशिप का? देखो टाउनशिप का सिंपल मतलब है कि जितने भी वर्ल्ड के जो लोग हैं पीसफुली जो है सोशल हार्मनी के साथ रह सकते हैं। जैसे हमने देखा था कंजर्वेशन वाली डेफिनेशन, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है। इसके अंदर एक मैत्री मंदिर है। मैत्री मंदिर बेसिकली सिंबलाइज करता है किसको? इनर कॉन्शियसनेस को और यूनिटी को, कि हम अंदर से जो है एक जैसे हैं, वही है मैत्री मंदिर। डाइवर्स पॉपुलेशन आ सकती है, सस्टेनेबल लिविंग का जो है एग्जाम्पल है, और यूनेस्को भी इसको सपोर्ट करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अरिविलो को लेके, तो याद थोड़ा सा रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर आपको आता है तो। नेक्स्ट है हमारा आदित्य L1।
नेक्स्ट क्या है हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 हमारा इंडिया का जो है फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। आदित्य L1 क्या है, हमारा फर्स्ट इंडिया का स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। तो इसने अभी जो है अपनी इमेज भेजी है, इमेज का नाम है कार्नेल। फर्स्ट एवर इमेज है जो सोलर फ्लेयर की यहाँ पे भेजी है कार्नेल की, ठीक है। ये न्यूज़ में था, अब इसके बाद न्यूज़ में आया तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना बनता भी है आदित्य L1 के बारे में। और तो हम ऑलरेडी शायद इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के अपने डेली डिस्पैच के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च कब किया गया था, 2023 के अंदर सितंबर के अंदर सक्सेसफुली। हेलो जो ऑर्बिट है हमारे उसका अर्थ का, अराउंड द अर्थ का L1 जो वो रेंज है वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये आएगी, थोड़ा सा यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। इन्फीरियर लेयर, देखो सन के बारे में, अर्थ के बारे में तो सब कोई जानता है, सन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सन की जो सरफेस है, हार्ड सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आता है उसका कोर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, अच्छा येलो कलर का है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला जो हिस्सा है, ये इससे करता हूँ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, हमारा कोर है, ठीक है। कोर सन का सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो रेडिएटिव जोन है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, ये क्या है, ये रेडिएटिव जोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोर से जो है एनर्जी जो है मूव करती है बाहर की तरफ रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू मूव कर रही है कोर से बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। सबसे पहले कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में जहाँ पे जो हॉट प्लाज्मा जो है बाहर आता है, कूल हो जाता है, सिंक हो जाता है, जैसे वो दिखाते हैं ना, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, वो जो है वो है कन्वेक्टिव जोन। तो ये क्या है, इनर लेयर है हमारे सन की, समझ आया। अब आउटर लेयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेरिक जो लेयर है सन की, उसको देख लेते हैं जो हमें दिखाई देती है। सबसे पहले आता है फोटोस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले आता है क्या, फोटोस्फेयर, ठीक है। फोटोस्फेयर में जो है सन बेसिकली वहां से सनलाइट एमिट होती है, कहां से, फोटोस्फेयर से। और यहीं पे जो सन स्पॉट है कौन सी लेयर में होता है, सन स्पॉट हमें दिखाई देता है फोटोस्फेयर लेयर में। सन स्पॉट कौन सी लेयर में दिखाई देता है, फोटोस्फेयर लेयर में दिखाई देता है। ग्रेनुलेशन पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे जो कि कन्वेक्शन से बनते हैं, कन्वेक्शन ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहली लेयर फोटोस्फेयर, ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ना, फोटोस्फेयर सबसे पहली लेयर सूरज की। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर आती है, क्रोमोस्फेयर आती है। क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के ऊपर होती है, ठीक है, थोड़ा सा राइट टाइप की होती है। यहाँ से यूवी रेडिएशन निकलती है। देखो रेडिएटिव जोन से रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी निकल रही है, क्रोमोस्फेयर से यूवी रेडिएशन के थ्रू जो है एनर्जी निकल रही है। प्लाज्मा जेट जो हो गया, सोलर जो प्रोमिनेंसेस हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, क्रोमोस्फेयर पे होती है। तो थोड़े कीवर्ड्स है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो है कोरोना, आउटर मोस्ट जो लेयर किसे कहते हैं, कोरोना है, ठीक है। कोरोना वो वाला नहीं जो हो गया था यहाँ पे, ये दूसरे वाला कोरोना है, सन वाला कोरोना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हॉटर देन द सन सरफेस, सबसे ज्यादा जो हॉट पार्ट वाला है वो क्या होता है, कोरोना होता है, बाहर वाला सरफेस। क्यों होता है, मैग्नेटिक हीटिंग के कारण, ठीक है। सोलर विंड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी होगी EMC, कोरोनल मास इंजेक्शन हो गई, या सोलर फ्लेयर्स जो हो गई। ये सारी जो लेयर्स हैं ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारे कोरोना से, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता ये सोलर फ्लेयर्स ये क्या होती है, हमने ऑलरेडी जो है अपने डेली डिस्पैच में डिस्कस कर लिया है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, ओपन सफारी आ जाए, ओपन आपका जो भी आएगा वो ब्राउजर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा 16 अगस्त का, देखो कब कब का था, अभी तक जो है ये रिलीवेंट है। वाल बाचिया ये सारा चल रहा था। ये रहा हमारा सोलर विंड क्या होती है, उसके बाद कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर क्या होती है, की डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने प्रोवाइड करा रखा है, तो इसको थोड़ा सा आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहीं पे क्लिक करना है और कहीं क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सोलर के बारे में, L1 जो हुआ था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से, आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद रिपोर्ट आ रखी थी हमारे हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, ऑल तो दिख नहीं रही थी लेकिन आ रखी थी। सबसे पहले थी हमारी सिड रिपोर्ट 2024, ठीक है। ये जो सिड रिपोर्ट है ये बेसिकली रिलीज किसने करी है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। इसका जो डेटा है ये हम फॉर्डर पॉइंट के रूप में अपने एसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बेसिकली यही है, रिपोर्ट किसकी है और किसने रिलीज करी है, ICRI ने रिलीज करी है हमारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। बता यही रखा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, और जो यूजर डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो हम 28th रैंक पे आते हैं ग्लोबली। थोड़ा सा डेटा है बस, और कुछ नहीं है। डेटा को थोड़ा सा ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेके आया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें डेंसिटी वाइज तो कंपेरेबल है अदर कंट्री से, लेकिन यूजर स्पेंडिंग की बात करें तो थोड़ा सा कम है। और जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है मतलब ट्वाइस रेट से जो है ग्रो कर रही है। ओवरऑल इकोनॉमी रेट की बात करें तो उससे तो ज़्यादा ही ग्रो कर रही है, डबल रेट से। और 2029 तक जो है 1/5 जो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो हमारी कहाँ से आएगी, डिजिटल इकोनॉमी से आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि डिजिटल से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन में हम ये दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बहुत सारी रैंकिंग दे रखी है, कोई इतना फ़ायदा तो है नहीं याद करने का। बस ये स्टार्टिंग की 2-3 रैंकिंग को थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि इसको कोट करने में मदद मिलेगी। बाकी ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ करी है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, देखो वर्ल्ड बैंक का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली यही बता रखा है कि भाई हमें जो है हमारा टारगेट आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि 7.8% का टारगेट लो एनुअली ग्रो करने का, इकोनॉमी को 7.8% से ग्रो कराओ, तभी जाके जो है तुम डेवलप्ड कंट्री बन पाओगे। ये बेसिकली इस रिपोर्ट में लिख रखा है। रिपोर्ट का नाम और किसने रिलीज करा है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है ये भी पता होना चाहिए। की रिकमेंडेशन क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोल्डर पॉइंट भी काम करेगा इकोनॉमिक वाले कोई टॉपिक पे, और ये अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वहां पे भी काम करेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। बोला कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ टोटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारी है 33% 40% बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके जो है हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसको बढ़ाओ, 56% है, 65 से ऊपर लेके जाओ। फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ 2047 तक, तब जाके डेवलप्ड कंट्री बनोगे। तो देखो जब वुमेन एम्पावरमेंट का आए, ठीक है, जब वुमेन एम्पावरमेंट का पूछे ना, तो वहां पे भी हम इसको कोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है 50% तक हमारा बढ़ेगा, तभी जो है हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये रिफॉर्म वो रिफॉर्म सारे लेके आओ। ये सारी चीज़ें तो मोरलेस सब सेम ही है, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे प्यारे बच्चों, 4 ही है ना, हाँ ठीक है 4 ही है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद ये वाला देखो, फिजिकली जो हमारे डिसेबल्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंक्लूसिविटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है न्यूज़ का आर्टिकल, ये एज अ इंट्रोडक्शन हम इसको कोट कर सकते हैं, एनेक्डोट का काम करता है ये हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो कैसे इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। देखो यहाँ पे आप खुद सोच के देखो कि डीयू में ये जो दिख रही है, ये पढ़ती है, ये बोलती है कि सेकंड फ्लोर तक इसको रेंग के जाना पड़ता है। सोच के देखो कि आपको जाना पड़े, अगर डेली सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपको रेंग के जाना पड़े तो कैसा लगेगा। तो ये इक्वालिटी कहाँ रह गई। तो यही चीज़ जो है आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो आप फील कर रहे हो अभी, ये इंट्रोडक्शन के अंदर लेके आओ, नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है आज के हमारे डेली डिस्कशन में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, और कल फिर मिलते हैं। कल तो वैसे संडे है, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। मैं वैसे जो है आपके लिए वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कल का डिस्कशन हो नहीं पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।